ठीक है। सेल की हमने बात किया था कि इट इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ। अब मैंने ये बता दिया था कि फंडामेंटल क्यों बोलते हैं, स्ट्रक्चरल क्यों बोलते हैं, फंक्शनल क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं कि सेल के बारे में पहली बार जानकारी किसने दी थी? रॉबर्ट रॉबर्ट हुक। हुक ने। कब? 1665 1665 में। ओके, तो हम बात करते हैं कि 1665 में जो था वो कैसा था? डेड सेल था। उसके बाद में आए कौन? तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ओके, तो एंटोन वॉन लीवेनहॉक जो थे उन्होंने लिविंग सेल को देखा वो 1674 में। इसके बाद आता है कि भाई सेल तो समझ में आ गया कि सेल सबसे छोटी यूनिट है लाइफ की, ये समझ में आ गया आपको। लेकिन सवाल ये है कि सेल इतना जरूरी क्यों है? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि सेल इतनी जरूरी क्यों है, सेल सबसे छोटा है। तो हम जो इसके लिए जो बारे में सबसे डिटेलिंग जो दिया और उन्होंने उसको बोलते हैं हम लोग सेल थ्योरी। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। क्लियर है? अब देखिए कोशिका सिद्धांत क्या कहता है। इसको इसके बारे में सबसे पहले जो दिया गया था वो उन्होंने दिया था स्लाइडेन। एक साइंटिस्ट थे स्लाइडेन, और दूसरे साइंटिस्ट आए बाद में जिनका नाम है स्वान। अब देखिए इन्होंने सेल थ्योरी दी, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों ने बात एक ही कहा था बट अलग अलग अंदाज में, अलग अलग समझ से। जैसे कि स्लाइडेन ने जो है 1838 में 1838 में इन्होंने 1838 में इन्होंने बताया, किसमें? प्लांट के बारे में बताया। मतलब कि बोटनी के ये थे साइंटिस्ट और इन्होंने प्लांट के बारे में बताया। और इन्होंने सेम बात 1839 में, ये जूलॉजी से थे, तो इन्होंने सेम चीजें 39 में बताई। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर सेम चीजें आप बता तो रहे हैं, लेकिन क्या आखिर वो बात कौन सी थी? तो इन्होंने बताया बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत नोट करके रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पूछता है। और ये इन्होंने बताया क्या कि ऑल लिविंग्स आर मेड अप ऑफ सेल और सेल मटेरियल। सेल मटेरियल, सेल और सेल मटेरियल। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बेटा, सर ये उनके कौन कहने का कहे थे? मतलब था ये कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल, ठीक है, या फिर सेल के संबंधित जो भी सेल से रिलेटेड चीजें होती है, जैसे कि कल हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, या फिर सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इन्हीं सब चीजों से मिल करके बनता है क्या आपका सेल मेम्ब्रेन, सॉरी मतलब एक सेल। ठीक है, ये किसने कहा था? तो इन्होंने बोला था। अब आपके मन में आ रहा हो कि सर ये बॉटनी जूलॉजी क्यों लिखे हैं? तो देखिए बेटा, जैसे कि सबके अलग अलग स्लाइडेन जो थे वो प्लांट के साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने प्लांट्स के रेस्पेक्ट में बोला, प्लांट्स की स्टडी की, और प्लांट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने पता किया कि भाई जितने भी प्लांट्स के बॉडी है, प्लांट्स के पार्ट्स है, वो सभी किस चीज से बने हुए हैं? या तो सेल से या फिर सेल के मटेरियल से बने हुए हैं। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? उसी तरह से सेम बात जो है उन्होंने स्वान ने बोला क्या? एनिमल्स के रेस्पेक्ट में बोला कि एनिमल्स जो होते हैं वो सभी सेल्स के या फिर सेल के मटेरियल के बने होते हैं।
ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो रही है? नो सर सर। नो ये सर। दोनों नो लोग एक सर। ही नो बात सर। बोले थे। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं बेटा, बोलिए। सर ये दोनों लोग एक ही बात को बोले थे। हाँ, बस उन्होंने ये प्लांट के रेस्पेक्ट में बोला था और एक ने एनिमल के रेस्पेक्ट में बोला। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे, यस सर। क्वेश्चन बनता है, सुनिए, क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन जो बनता है आपके लिए कि सेल थ्योरी किसने दिया, तो आपने दोनों के नाम लिखना है, इन दोनों का ही नाम लिखना है, स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, और ऑप्शन में आपसे कभी भी ईयर वाइज पूछता है, तो 38 या 39 में से दोनों में से, ऑप्शन में से दोनों में से कोई एक रहेगा, या फिर अगर आपको वन लाइनर में लिखना पड़े कभी भी, तो आप 38 या 39 कोई भी लिखते हैं तो सही माना जाएगा। क्लियर? क्लियर? यस यस सर। सर। यस सर। अब हम बात करते हैं, आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि भैया Yes. ये तो समझ में आ गया, ठीक है, कि लिविंग सेल सेल का बना होता है, लेकिन अब आपके मन में आता है एक क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन हमारे समाज में घूमते रहता है कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आया। समझ में आ रहा बात? तो वहीं से एक क्वेश्चन यहां पर भी आता है, ये हमारा समाज का पहला बहुत मतलब ये रहता है कि कोई भी चीजें होती हैं तो उसको हम लोग पकड़ना चाहते हैं कि आखिर पहले क्या, पहले क्या। तो यहां पर भी क्वेश्चन बात आती है कि भैया कोई लिविंग सेल जो है वो सेल का बना होता है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, लेकिन ये पहला सेल आया कहां से, या फिर सेल के बाद जो है सेल कहां से, सेल मटेरियल कहां से आया? क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर हो रहा है यहाँ पे या नहीं? बोलिए। Yes sir. तो देखिए, अब यहाँ पे जब क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है तो आपके मन में आ रहा होगा क्या, कि भैया बात तो सही है, तो यहाँ इसको बोलते हैं हम लोग, ये होता है सेल थ्योरी। अब इसके आगे आता है बेटा मॉडिफाइड सेल थ्योरी, मॉडिफाइड सेल थ्योरी, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मॉडर्न सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं? मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या बोला गया है, इसको, इन दोनों के बातों को काटा नहीं गया, उसमें इन दोनों के बातों को रखा गया, और इसमें बोला गया क्या कि मॉडर्न सेल थ्योरी जो है वो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था, आर विर्चो भी बोल सकते हैं, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। और इन्होंने कब दिया था ये, 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने आए और सेल थ्योरी को रीडिस्कवर किया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, रीडिस्कवर मतलब कि पहले जो सेल थ्योरी था वो गलत नहीं था, उसको इन्होंने क्या किया, रीडिस्कवर किया। क्लियर है? हेलो, Yes sir. सुन पा रहे हैं सभी लोग? Yes sir. चलिए, यस सर। Yes यस sir. सर। चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग सेल थ्योरी को रीडिस्कवरी जो किया, मतलब कि मैंने बताया इसको रीडिस्कवरी ऑफ सेल थ्योरी भी बोलते हैं, इसी को मॉडर्न सेल थ्योरी भी बोलते हैं, इसी को मॉडिफाइड सेल थ्योरी भी बोलते हैं। क्लियर है? ये कब दिया गया था? 1855 में। किसने दिया था? तो आर विर्चो ने दिया था। अब देखिए, मैंने पहले बताया इसको रीडिस्कवरी बोलते हैं। रीडिस्कवरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्होंने पहले वाली चीजों को काटा नहीं। पहला क्या स्टेटमेंट था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। दूसरी बात करते हैं, तो ये उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो स्टेटमेंट सही है, तो फिर दूसरा सेल कहां से आएगा? इतने बड़े सेल्स जो है, पूरे बॉडी जो है, जिसकी एक सेल से तो बना नहीं होता है। जैसे हमारी बॉडी अगर बात करते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ है, तो उसमें बात करते हैं, उन्होंने क्या बोला, सेकेंड स्टेटमेंट जोड़ा क्या, है क्या? सेल कम्स फ्रॉम प्री मारा के मर एग्जिस्टिंग जाए। सेल। इसको उन्होंने अपने जर्मन लैंग्वेज में, ये रूडोल्फ विर्चो जो थे ना, जर्मन साइंटिस्ट थे, तो ये क्वेश्चन भी पूछता, इसलिए मैं बता रहा हूं, अदरवाइज ये नहीं बताता। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला,
ये समझ में आ रही बात? इन्होंने ये जर्मन लैंग्वेज में ही लिखा था, उसको बाद में हम लोग अपने नॉर्मल लैंग्वेज में इसको पढ़ते हैं, तो इसका मतलब होता है कि सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, चलिए। हाँ अश्विनी, ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं समझा दे रहा हूं आपको। सेल थ्योरी समझ में आ गया आप लोगों को या नहीं? सेल थ्योरी बताइए। सर एक Yes, बार और sir. नहीं, सेल थ्योरी समझ में आएगी नहीं? सेल थ्योरी, ये तो अभी हम रीडिस्कवरी ऑफ सेल थ्योरी बता रहे हैं ना। सेल थ्योरी में हमने बताया यस सर, बेटा, वो फिर से समझ में आ जी गया। सर, सर समझ वो गए। तो सर Yes, समझ में आ sir. गया। चलिए फिर से, बस 2 सेकंड ध्यान दीजिए। सेल थ्योरी क्या कहता है? सेल थ्योरी ये कहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल और सेलुलर मटेरियल्स। ये बात किसने कही थी? स्लाइडेन एंड स्वान ने। उसके बाद में उसको डिस्कवर किया रुडोल्फ विर्चॉ ने 1855 में, और उन्होंने एक स्टेटमेंट और जोड़ा कि सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसको अपने लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? इसी का एंड अश्विनी समझ में आया बेटा? Yes, sir. यस सर। यस सर। और सर चलिए। ये जो आप ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला लिखे हैं, ये वाला जर्मन भाषा है। हाँ, ये जर्मन लैंग्वेज में रुडोल्फ विर्चो ही ने किया था। ये इसलिए मैं बताया बेटा क्योंकि कई बार स्टेटमेंट पे पूछ देता है कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग या विच ऑप्शन इज रॉन्ग, और उसमें ओमनी सेलुला ई सेलुला को ही घुमा घुमा के लिखते हैं, फिर वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. क्लियर है। यस यस सर। चलिए, अब हम बात करते हैं सेल्स की। तो सेल के बारे में मैंने कल बताया था आपको, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यहां तक अगर आपको समझ में आ गई हो, चलिए फिर से मैं एक जी सर, समझ शॉर्ट में में आ गया। रिवीजन कर देता हूं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। मैंने बताया था कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, पुराने न्यूक्लियस जिसमें होते हैं उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, और इसके अपोजिट हमने बात किया था यूकैरियोटिक का। ठीक है, और उसमें मैंने सर बताया लेकिन था, हम लोग को पता कैसे चलेगा कि सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक? अब बेटा अगर आप सेल की बात करेंगे तो फिर सेल देखेंगे ही। जब सेल देखेंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आप समझ में आ जाएगा कि अगर सेल के साथ न्यूक्लियस पुराने टाइप का हो, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर नहीं होगा। समझ में आया बात? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर नहीं होगा और सेल ऑर्गेनल जो है अनडेवलप्ड फॉर्म में होंगे, तो आप ये मान के चलेंगे कि वो कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल है। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर, सेल्स। हाँ, लेकिन अगर न्यूक्लियस पूरा डेवलप्ड है, कंप्लीटली डेवलप्ड है, और साथ में आपका जो सेल ऑर्गेनल्स है वो भी डेवलप्ड है, वो भी प्रॉपर वे में है, तो आप क्या मानेंगे उसको? यूकैरियोटिक सेल। कोई दिक्कत? यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक। क्लियर यहां तक? चलते जी सर, हैं क्लियर है। आगे, बात करते हैं हम लोग। यस सर। सर इस क्वेश्चन बनते हैं। क्या बेटा बोलिए? सर इस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन बनते हैं? हाँ, इस टाइप से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच वन इज प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में भी आपको दे देंगे, मान लीजिए कि बैक्टीरिया दे देगा, ठीक है, एनाबीना, मतलब बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स दे देंगे आपको। ठीक है, जितने भी जी सर। लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, बैक्टीरिया या वायरस, ये सभी क्या है आपके लिए? ये सभी हैं आपके लिए ये प्रोकैरियोटिक। जी प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन जिसमें डेवलप्ड सेल होंगे, आपसे पूछेगा कि विच सेल कंटेन अनडेवलप्ड न्यूक्लियस, या विच सेल कंटेन डेवलप्ड न्यूक्लियस, विच सेल हैव अनडेवलप्ड राइबोसोम, क्लियर, या स्मॉलर राइबोसोम्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे तो आपको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। क्लियर है? सर जी सर, यस क्लियर है। चलिए कोरोना वायरस कौन सा सेल होगा? बेटा देखिए, प्रोकैरियोटिक। वायरस को हम लोग क्या करते हैं, कई बार सेल्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, और जब अगर रखेंगे हम लोग सेल्स की कैटेगरी में, तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे? उसको हम रखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में, वो यूकैरियोटिक सेल में आ ही नहीं सकता। क्लियर? चलते हैं हम आगे। सर अब देखिए, सर प्रोटोजोआ प्रोकैरियोटिक सेल्स है। हमारे प्रोटोजोआ जो है वो यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल की बात कर लेते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। यूकैरियोटिक सेल जो है बेटा, यूकैरियोटिक सेल को हिंदी में बेटा देखिए, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल को हिंदी और इंग्लिश में सेम ही बोलते हैं। बस इसको आप लिखेंगे तो लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है,
यूकैरियोटिक कोशिका बोल सकते हैं, और कुछ विशेष इसमें हिंदी इंग्लिश की बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूकैरियोटिक सेल में दो कैटेगरी होती है। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, और दूसरा होता है आपका मल्टी सेलुलर। इसको बोलते हैं बेटा एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय सर इसको बोलते जैसे हैं हम लोग, अमीबा और पैरामीशियम। हाँ इसको बोलते हैं हम लोग बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय, ठीक है। अब याद ध्यान दीजिए बेटा, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उसमें जैसे देखिए, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर प्रोकैरियोटिक सेल कैसे होते हैं। जब प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा ही एक कोशिकीय होते हैं। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत? यूनिसेलुलर। हाँ, लेकिन यूकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक भी मतलब मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपसे एग्जांपल पूछ सकता है कि विच सेल इज यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें आप जितने भी प्रोटिस्टा के एग्जांपल हैं, ठीक है, प्रोटिस्टा के एग्जांपल में आते हैं आपको प्रोटोजोआ, ठीक है। जैसे कि आपका जो मलेरिया का जो क्या बोलते हैं माइक्रोब्स होता है, जो जिसके कारण हमारे बॉडी में मलेरिया होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोडियम, ये सभी किसमें आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं, प्रोटोजोआ में आते हैं। या फिर आप सर अमीबा ये की बात प्रोटिस्टा कीजिए। क्या होता है? सर संग ना। हाँ बेटा, प्रोटिस्टा एक संघ है, ठीक है, एक किंगडम है। उसके सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी क्या है? यूकैरियोटिक में आते हैं, ठीक है। सर अमीबा। अमीबा भी उसी का एक एग्जाम्पल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर बहुकोशिकीय जीव में, बहुकोशिकीय जीव में जितने भी आपके प्लांट्स, पौधे, एनिमल्स, सभी जीव, ये सभी किस में आते हैं बेटा? बताइए। मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर। जी, ये सभी आएंगे मल्टी सेलुलर में, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा सेल यूनिसेलुलर एक बाउंड्री बार में। समझा देते ना सर, यूनिसेलुलर और समझा देते ना। हाँ बेटा, क्या बोले? यूनिसेलुलर बेटा सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। जैसे मान लीजिए एक अंडा है, एक अंडा अपने आप में जीवित होता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक लिविंग सेल बोल सकते हैं ना। तो एक लिविंग सेल वो क्या है? सिंगल सेल का बना हुआ है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं एक अमीबा की, जो अमीबा क्या होता है? इरेगुलर शेप का होता है। इरेगुलर शेप में जो होता है उसके कारण क्या होता है कि वो एक सिंगल सेल का ही बना होता है। देखिए बेटा, सिंगल सेल जो होते हैं ना, वो एक ही सेल में अपनी पूरी लाइफ को पूरा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है, एक सिंगल सेल से जाइगोट बने, फिर धीरे धीरे डेवलप करते करते हमारी बॉडी में बहुत मिलियंस एंड ट्रिलियंस सेल्स आ गए। ये क्या, हम लोग मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है, हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं। लेकिन उसके अपोजिट कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो सिंगल सेल में अपनी लाइफ को कंप्लीट कर जाए और वो मर जाए, वो एक सेल से 10 सेल में ना डिवाइड हो, उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर। और जो हम हैं वो क्या है? मल्टी सेलुलर। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? जी सर। चलिए सर अब हम बात, सर हाँ सर बोलिए। एनिमल्स में सर जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सब मल्टीसेलुलर होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल ओके। बिल्कुल। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, आगे समझिएगा बेटा। सेल बाउंड्री में हम लोग बात कर रहे थे क्या? मेम्ब्रेन। और दूसरी बात क्या कर रहे थे हम लोग? सेल वॉल। अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन जो होता है बेटा वो सभी में पाया जाता है, ऑल ऑर्गेनिजम्स या ऑल सेल में पाया जाता है। कोई सेल है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन जरूर पाया जाएगा। ये बनता किस में है, कैसे बनता है? तो ये बनता है बेटा लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड क्या है? तो बेटा एक तरह का एंजाइम। फैट है। ये लिपिड जो होता है एक तरह का फैट का पार्ट होता है। अब फैट तो समझ ही रहे होंगे आप लोग, ठीक है।
और सेल वॉल किस में पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये किस चीज का बना होता है? सेलुलोज का। क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए अब बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। अब देखिए बेटा, सेल वॉल जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है बेटा, सर ये सर अगर सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में, तो हम लोगों में भी, हम लोग के सेल में भी सेल वॉल नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है बाबू, सिर्फ प्लांट सेल में ही, ओनली, सिर्फ और प्लांट सिर्फ। सेल में मेम्ब्रेन पाया जाता है। जी देखिए, ये दोनों में पाया जाता है, मैंने बोला ऑल सेल, तो ऑल में प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सभी ना आ गए। बोलिए, ऑल का मतलब तो सभी होता है। जी सर, जी सर। जी, अब देखिए, देखते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना बेटा, ये होता है एसपीएम, मैंने बताया था कल। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। हाँ, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक बाउंड्री है, ये हमारा मान लीजिए कि एसपीएम है, सेल मेम्ब्रेन है, यहां पे बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? तो इन सब में से हम क्या करेंगे? एसपीएम होगा तो सिलेक्टेड मटेरियल को, मान लीजिए कुछ चीजों को जाने देगा वो, कुछ चीजों को नहीं जाने देगा। समझ में बात? तो ये क्या हुआ? सिलेक्टिव हो गया ना बेटा। जी सर। समझ आ रही बात की नहीं? कि सिलेक्ट कर रहा है कि नहीं, आ सब रहा कुछ नहीं जाएगा, सेलेक्टिवली जाएगा। मतलब सब लोगों को नहीं, सिलेक्ट करके भेजेंगे। जैसे मान लीजिए आप लोग बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं, तो किसमें क्या आपने सीखा कि भैया हमको एग्जाम देना पड़ेगा, पढ़ के सेलेक्ट होंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे इसी तरह से है कि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल क्या होता है? ये कंप्लीटली परमिएबल होता है। समझ में आया बात? जैसे अगर हम बात करते हैं, थोड़ा देर की समझिए बहुत क्लियरली, ये हमारा एनिमल सेल है, तो ये हमारा प्लांट सेल है। ये सर मान लीजिए सेलुलोज के बारे में आप फिर से बता देंगे? बेटा, सेलुलोज एक मटेरियल होता है, जैसे कि फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया ना, बिल्कुल उसी तरह से सेलुलोज होता है। वो एक तरह से केमिकल है। उसी तरह का जैसे हमारा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है, उसी तरह से सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज एक तरह से हम बोले कि आपको कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। क्लियर? जैसे कि ग्लूकोज जानते हैं सभी लोग, चीनी जानते हैं ना, चीनी। जी सर। जी यस सर। तो Yes, चीनी sir. जो है क्या, सर। एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो इसी को सबसे जी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, सबसे जो वास्ट फॉर्म होता है, वो होता है सेलुलोज। क्लियर? जी सर, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बेटा, जो ये आपको बना होता है ये बोलते हैं, ये क्या है आपका? सेल मेम्ब्रेन, या इसी को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है आपके लिए? ये है आपका सेल वॉल। इसके अंदर में होता है क्या? इसके अंदर में होता है बेटा सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन। ध्यान सेल दीजिएगा, मेम्ब्रेन। यहां पर ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन है, बाहर ही सेल मेम्ब्रेन है। यहां पे सेल मेम्ब्रेन के बाहर में भी कोई चीज है। क्लियर या नहीं? क्लियर? यस सर। यस सर। चलिए अब बात करते हैं। सर सेल मेम्ब्रेन को सर, मतलब सेल वॉल को सर क्या अभी को सर बता रहे थे, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन भी को कहते हैं। प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल। सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। ये क्या है आपका? प्लांट सेल। क्लियर? ये क्या है आपका? एनिमल सेल। क्लियर? देखिए अगर हम बात करें डायग्राम की, बेटा ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत कुछ मैं डिफरेंस सिखाऊंगा, डिफरेंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी दूंगा। मतलब ओवरऑल कहिए कि अब अगला जो क्लास है आपका, ये क्लास पूरी तरह से प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस को पढ़ते पढ़ते ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब हम बात करते हैं बहुत आगे, ध्यान दीजिए एकदम, बिल्कुल ही ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। प्लांट सेल की अगर बात करें, हम शेप और साइज की बात करें, अगर आप लोग लिखते होंगे बेटा तो लिखते भी जाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, समझ में भी आएगा। ठीक है? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आगे हम बात करते हैं एंगुलर होगा। लेकिन अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल सर्कुलर भी हो सकता है,
एस्फेरिकल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है। सिलिंड्रिकल का मतलब बेलन की तरह, ठीक है, नॉर्मली। या फिर आपको रॉड शेप भी हो सकता है, जैसे कि हम लोगों के नर्व सेल जो स्पिंडल। होते हैं, नर्व सेल जो होते हैं वो क्या होता है, वो होता है आपके रॉड शेप होते हैं। तो ये दोनों में शेप में डिफरेंस हो गए। अगर हम कंपेरेटिवली साइज की बात करें, तो साइज जो बड़ा और छोटे की बात करते हैं, तो जो प्लांट सेल होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। और एनिमल सेल कंपेरेटिवली, मतलब कि दोनों में अगर कंपेयर करते हैं तो छोटे होते हैं एनिमल सेल्स। तो ये शेप और साइज दोनों बात समझ में आ गई। अगर हम बात करते हैं, अब आगे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, इसका सबसे बाहरी जो हिस्सा होता है वो क्या होता है बेटा, सेल सेल वॉल। वॉल, ठीक है, सलवार। ओके, सेल वॉल। इसको बेटा हिंदी वाले ध्यान दीजिएगा, हिंदी में बोलते हैं बेटा कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, ठीक है। हम बात करते हैं अब एनिमल सेल की। तो एनिमल सेल का जो बाहरी हिस्सा होता है वो होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली। मेम्ब्रेन को बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में झिल्ली। और सेल का मतलब तो पता ही है, मैं इसी को सिर्फ लिख दे रहा हूं, ठीक है, झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो हमारे बेटा इसके यस अंदर सर। भी एक कोशिका झिल्ली होती है। मैंने पहले ही बताया था कल भी कि बेटा कोशिका कोई अगर जी सर। है तो उसमें झिल्ली जरूर होगा, ठीक है। क्योंकि जो आपका ये होता है सेल वॉल जो होता है वो एक तरह से क्या होता है, आपको बता दो, ये होता है डेड होता है जी, ये डेड होता है, डी सॉरी, कोशिका भित्ति जो होता है वो डेड होता है, मृत होता है। बट ये होता है, ये लिविंग होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, लिविंग होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको ध्यान दीजिएगा सभी लोग आगे, वो ये है कि कोशिका, जो प्लांट कोशिका होती है, प्लांट सेल जो होता है, उसका जो सेंट्रियोल होता है, सॉरी, केंद्रक जो होता है, केंद्रक का मतलब कि न्यूक्लियस, वो किसी साइड में होगा, बट एनिमल सेल में वो बीच में पाया जाता है। समझ में आई बात। अब देखिए यहां पे Sir, please explain again. जो बेटा प्लांट सेल होते हैं ना, उसके न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वो पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी, मतलब कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही कैसा होता है, अलग अलग पोजीशन पे होते हैं। पोजीशन उनका अलग अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। पोजीशन का मतलब ये समझ में आ रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने क्या बनाया, ये साइड में बनाया है, कॉर्नर पे। यहाँ पे क्या बनाया है मैंने, बीच में बनाया है। ये समझ में आ रही है बात। Yes, sir. यस सर। चलिए अब यस देखिए, सर। अब आपके मन में आ रहा है सर यहाँ पे क्यों होता है बीच में और क्यों होता है साइड में। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इसके सबसे जो मेन पार्ट होते हैं बेटा, इसमें फैला होता है आपका वैक्यूल। क्या फैला होता है बेटा, वैक्यूल। सर हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में रिक्तिका। क्या बोलते हैं, रिक्तिका, जो होता है आपको फैला होता है बीच में। और इसमें रिक्तिका नहीं होते हैं। देखिए दो चीजें होती हैं, आपके बहुत सारे किताबों में मिलेगा कि नहीं होते हैं, बट आगे आकर के आपको कोई हायर क्लास का किताब अगर मिल जाएगा तो उसमें लिखा रहेगा होते हैं, बट बहुत ही छोटे अमाउंट में होते हैं, नंबर भी कम होगा इनका। जैसे कि यहाँ पे क्या, ध्यान दीजिएगा सभी लोग प्लीज, वैक्यूल्स यहाँ पे एक बड़ा वैक्यूल्स होता है, उसके अलावा छोटे छोटे वैक्यूल्स और भी होते हैं। इसमें क्या होता है, बीच वाला बड़ा वैक्यूल तो होता नहीं है, छोटे वैक्यूल होंगे तो वो भी एक या दो, मतलब बहुत ही कम अमाउंट, मतलब क्वालिटी भी कम है और क्वांटिटी भी कम है। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है। Yes, sir. चलिए, अब बात करते हैं आगे। तो बेटा वैक्यूल तो हो गया, इसके सर। साथ साथ, इसके साथ साथ ध्यान देने वाली बात है आगे, बेटा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सॉरी, ये सेल न्यूक्लियस से सटा हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो पूरे सेल में फैला होता है। इसको हम लोग बैकबोन ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि जो सेल को जो ना स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रेंथ का मतलब समझ में आ रहा है ना,
यस सर। ठीक है। Yes, और sir. ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें भी फैलेंगे पूरा, मतलब इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रद्रव्यी जालिका। अब नाम ही है, जालिका मतलब समझ में आ रहा है बेटा ना, जालिका मतलब क्या होता है, नेट, जाल। अब देखो यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, इरेगुलर शेप में बना रहा हूँ ना कुछ, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। यस सर। इसको क्या कहते हैं, एक बार और बोलिए तो। हाँ, इसको बोलते हैं बेटा इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः प्रद्रव्यी जालिका। बेटा रेटिकुलम का मतलब होता है जाल, नेट से बना है, नेट को ही एक अलग फॉर्म बोलते हैं रेटिकुलम, तो इसको बोलते हैं हम लोग। और इंडो मतलब अंदर, और प्लाज्मिक मतलब क्या, जो इसको, इसमें जो ये स्पेस जो होता है ना बेटा, कल मैंने बताया था, ये न्यूक्लियस से लेकर के प्लाज्मा, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, तो इस इंडो प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा के अंदर फैला हुआ जाल, अपने नाम से ही क्लियर कर रहा है। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत? नो सर सर। No, सर sir. वैक्यूल कितना परसेंट रहता है एनिमल? बेटा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, वो दो तरह के होते हैं। कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पार्ट पे राइबोसोम्स के अंश पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग रफ, ठीक है, खुरदरा। और जिस पर नहीं पाया जाता है, जैसे इन इन सब पे नहीं पाया जा रहा है, देख रहे हैं, इस पर नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे चिकनी अंतः प्रद्रव्यी जालिका, मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको क्या बोलेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब खुरदरा अंतः प्रद्रव्यी जालिका। यहां तक क्लियर है? यहां तक यस क्लियर है? चलिए, यस सर। जी सर क्लियर है। अब किसी बच्चे ने पूछा परसेंटेज, यस बेटा सर। ध्यान दीजिए, जो आपका वैक्यूल होता है वो प्लांट सेल में, ध्यान दीजिएगा, प्लांट सेल में 10 से 90% वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। वॉल्यूम समझ रहे हैं ना बेटा? मतलब जैसे कि आपका जो सेल है वो 3D में समझिए, थोड़ा 3D में समझिए, ये आपका सेल हुआ, तो सेल का अगर घेरा इतना बड़ा है, उस सेल में जो 10 से 90% तक जो पार्ट होगा, वो कितना होगा, वो वैक्यूल का होता है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा, सॉरी मिस्टेक, एक माई मिस्टेक, 10 नहीं बेटा, 50 से 90%, सॉरी, 50 से 90%। अब यही कारण है कि मान लीजिए कि किसी पूरे बॉडी, मान लीजिए ये कमरा है, उस कमरे में हम 50 से 90% तक कोई चीज भर दें, तो जो बीच वाला पार्ट होगा उसको, आप अगर कोई चीज बीच में पहले से रखा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, हम साइड में कर लेंगे ना। समझा रही बात क्या नहीं? आ रही तो है। यही कारण है, यस यही कारण है कि सेल मेम्ब्रेन, सॉरी, यही कारण है कि जो आपका वैक्यूल होता है ना प्लांट सेल में, वो बीच में हो जाता है, और न्यूक्लियस जो है वो साइड में हो जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा कोई वैक्यूल नहीं आपने देखा अभी तक, यही कारण है कि यहाँ पे न्यूक्लियस बीच में रहता है। अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस का नेचर क्या है, अपना गुण क्या है, वो अपने आप से रहेगा, तो बीच में ही रहेगा कभी भी। क्लियर है? अब बात यस करते हैं, सर। क्लियर है सर। इसका नाम है बेटा, देखिए रिक्तिका इसका नाम रखा गया। अब इसका नाम तो समझ आ गया, इसको क्यों बोला गया नाम रिक्तिका। तो बेटा ध्यान दीजिए, ये वेस्ट मटेरियल, मतलब पूरी तरह से खाली होता है, ब्लैंक होता है एकदम, चाहे वो प्लांट में हो चाहे वो एनिमल में हो, ये पूरा ब्लैंक होता है, खाली होता है। लेकिन जब सेल अपना वेस्ट, मतलब कि मल मूत्र एक तरह से कहें, जो त्यागता है, तो वो कहाँ जाता है, इसी के अंदर, वैक्यूल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं। और यही कारण है, ध्यान दीजिए, ये भी एक कारण बनता है कि प्लांट सेल में वैक्यूल्स का साइज बड़ा होता है, एनिमल सेल में कम होता है। बिकॉज एनिमल सेल क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इसको बाहर कर देते हैं, और जिससे हम लोग नॉर्मली स्टूल या फिर यूरिन के थ्रू बाहर कर देते हैं। लेकिन ऐसा प्रोसेस जनरली आपने प्लांट में नहीं देखा होगा कि वो स्टूल रिलीज कर रहे हो या फिर यूरिन रिलीज कर रहे हो। इसके अलावा, वैक्यूल्स के अलावा, इसमें जो जरूरी चीजें होती हैं वो होती है सबसे इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया, नाम सुने होंगे सभी लोग, जी सर। ठीक है।
वो किसी Yes, एक sir. नॉर्मल सेल में मिनिमम 4 से लेकर के 50 तक हो सकते हैं। ठीक है, कितना सर? मिनिमम एक सेल में मिनिमम 4 माइटोकॉन्ड्रिया मिल सकते हैं एक सेल के अंदर, और मैक्सिमम 50 ये माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Power house कम of नहीं cell. रहेगा। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में भी इसको माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेटा पावर हाउस ऑफ सेल। अब क्वेश्चन बनता है कि पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? तो बेटा पावर का मतलब क्या होता है? एनर्जी। जो काम करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करे उसको हम लोग बोलते हैं पावर हाउस। तो जो पूरे सेल में, ये जो आपका पूरा सेल है, पूरे सेल में जो भी काम हो रही है उसके लिए एनर्जी कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस पावर ऑफ, ऑफ हाउस। पावर ऑफ हाउस नहीं, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल प्लांट में भी और एनिमल में भी, ये दोनों में पाया जाता है। क्लियर यहां तक? क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड्स आप बोलिए, प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसमें होते हैं? प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। प्लास्टिड जो होते हैं बेटा 3 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है पत्तियों में क्लोरोफिल को स्टोर करना। क्रोमोप्लास्ट का काम होता है फ्लावर्स में कलर प्रोवाइड करना, और उसी तरह से ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है रूट्स या स्टेम में क्या प्रोवाइड करना? रूट या स्टेम में फूड प्रोवाइड करना। यस Yes, जी sir. सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीनों का नाम बोलिए तो। हाँ बेटा, किसका? बोलिए बोलिए। प्लास्टिक के क्रोलोप्लास्ट, तीनों का नाम क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। हाँ देखिए, एक होता है, आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो 3 होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो और ल्यूको। इसका काम नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करना चाहें तो। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है क्लोरोफिल स्टोर करना। एक क्लोरोफिल एक केमिकल होता है जो स्टोर होता है क्लोरोप्लास्ट में, और ये क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है? जनरली प्लांट के उस सेल में जो लीफ के अंदर हो, मतलब प्लांट के लीफ वाले सेल में जो होते हैं ना, वहां पर आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और क्रोमोप्लास्ट कहां पाए जाते हैं? जहां पर फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स की पंखुड़ियां जो होती है, अगर देखिएगा कोई भी फ्लावर देखिएगा तो उसका एक स्पेसिफिक कलर होता है, या फिर बैगनी कलर हो सकता है, लाल कलर हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। फ्लावर का अलग अलग कलर देखे होंगे आप लोग, देखे होंगे ना, व्हाइट भी देखे होंगे, पिंक देखे होंगे। जी तो ये सर। जो कलर जो प्रोवाइड होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट। क्योंकि क्रोमो। फ्लावर के सेल्स में कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है? इन तीनों में से क्रोमोप्लास्ट। लेकिन जो मेन फूड का स्टोर कौन करता है? या तो स्टेम करता है बीच वाला पार्ट, या फिर रूट्स जो नीचे के होते हैं। तो रूट और स्टेम में कौन सा प्लास्टिड पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? नो सर। समझ में आ रही है? ल्यूकोप्लास्ट फूड को स्टोर करता है। हाँ बेटा, ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोर करता है। क्लियर? फूड जो होता है वो स्टोर 3 फॉर्म में होता है जनरली, या तो फैट, कार्बोहाइड्रेट, या फिर प्रोटीन के फॉर्म में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट ध्यान दीजिएगा बेटा, क्लोरोप्लास्ट जो है ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है? प्लांट में, एनिमल प्लांट में सेल में। बिल्कुल नहीं। ये ध्यान रहे। इसके बाद दूसरा एक चीज और बात करते हैं, सेंट्रोसोम। क्या? सेंट्रोसोम। ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। ये जो होता है बेटा डंडों का बंडल, जैसे डंडे अगर बहुत सारे बंडल के फॉर्म में हो, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे पेन को आप एक साथ बंडल बना लो, ये मान लीजिए पेन है, एक को बंडल बना ले ऐसे, तो कैसा दिखेगा? 9 पेन्स, 9 कलम के एक बंडल अगर बना दी जाए तो आपको कुछ ऐसा दिखाएगा देगा, जैसे मैंने बनाया है यहाँ पर।
ये दिखाई दे रहा सबको, ये वाला पार्ट? इसको हम लोग क्या Yes, बोलते यस हैं? सर। जी। तो उसको हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं जो यहाँ पे 2 यूनिट बनाया है मैंने, ध्यान दीजिएगा, 2 यूनिट बनाया है मैंने पैरेलली, सॉरी परपेंडिकुलर, एक ऐसे है एक ऐसे है, दिखाई दे रहा है? ये ऐसे रहता है। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं 2 यूनिट, इसको, उस पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। और एक यूनिट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ध्यान रहे, सेंट्रोमियर। कोई दिक्कत? अब नो चलते हैं आगे, यहां से बढ़ते हैं। ये इसका काम सर इन आप दोनों में अंतर क्या होता है? आपके मन में आ रहा है इसका काम होता है सेल को डिवीजन में हेल्प करना। हाँ बोलिए, क्या बोले बेटा? सर इसमें अंतर क्या होता है? किसमें? सर इस सेंट्रोजोम और सेंट्रोरीज में। बेटा सेंट्रोसोम, मैंने बताया फैमिली में और एक इंडिविजुअल में क्या अंतर होता है? फैमिली है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इज नोन एज फैमिली। तो जो सेंट्रोमियर्स एक साथ रहते हैं, उस पूरे पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। लेकिन जो इनका अलग अलग यूनिट है, एक यूनिट ये हुआ, 3 मतलब इससे 9 होते हैं, और फिर ऐसे 9 होते हैं, दिखाई दे रहा है ऐसे पैरेलल। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस यूनिट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। इसको भी अलग से सेंट्रोमियर। लेकिन जब दोनों एक साथ आएंगे तो ये फैमिली बन जाएगी ना उनकी, तो उसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्लियर? जी क्लियर? सर, ओके, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा, जो कि आपको एनिमल्स में और प्लांट्स में, देखिए एनिमल्स में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं, मैं रख ज्यादा दीजिए, मैं रख मात्रा। दूंगा। इसको बोलते हैं बेटा लाइसोसोम। ठीक है? इसके अंदर फिल होता है लाइसोजाइम। क्या होता है बेटा? लाइसोजाइम। और ये क्या होता है बेटा कि एनिमल सेल में या तो बहुत कम मात्रा में पाया जाएगा या फिर पाया ही नहीं जाएगा। जैसा आपको वैक्यूल्स के साथ था कि वैक्यूल्स के जस्ट अपोजिट होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है वो एनिमल्स में ज्यादा पाया जाएगा, प्लांट्स में या तो नहीं होगा नहीं तो बहुत कम होगा। क्लियर? और वैक्यूल्स उल्टा, प्लांट सेल में ज्यादा पाए जाते हैं, एनिमल सेल में या तो नहीं होंगे या फिर होंगे तो बहुत कम होंगे। क्लियर है? ये Yes, समझ में आ रहा sir. है कि वैक्यूल्स और जी सर, लाइसोसोम क्लियर कहाँ है, होंगे और क्लियर है। नहीं होंगे? जी सर, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं, लाइसोसोम को एक यूनिक नेम दिया गया है, और क्या दिया गया है? लाइसोसोम। सब चलिए, डाइजेशन के बारे में कितने लोग पढ़े हैं कभी? डाइजेशन के बारे में जानते हैं? डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है क्या? इंजाइम्स। हमारी बॉडी में इंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है? डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग इंजाइम। और इंजाइम्स का क्या होता है? डाइजेशन, तो डाइजेस्ट करता है ये किस चीज को? सेल्स को। सेल्स के अंदर जो भी मटेरियल्स हैं उसको क्या करता है ये? डाइजेस्ट करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन जब इसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई दूसरा मटेरियल नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा? पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर जाएगा, पूरे सेल को। खत्म। और यही कारण है, जैसे ही सेल डाइजेस्ट होगा तो क्या होगा? सुसाइड। जैसे मान लीजिए, जब आपको खुद से ही नफरत होने लगे तो आप, बोलते हैं ना लोग, जब खुद से नफरत होने लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सुसाइड करने का जो है, ये सेल खुद ही, पूरा सेल का अपना पार्ट है ये। जैसे हमारा अपना दिमाग क्या बोलता है कि सुसाइड कर लो, मर जाओ, तो सुसाइड कर लेते हैं। उसी तरह से जो पूरा सेल है वो क्या करता है? लाइसोजाइम इसका पार्ट है, और इस सेल को ही पूरी तरह से मार देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सर ये सेल का वेस्ट पहले डाइजेस्ट करता है। हाँ, नहीं, सेल का वेस्ट नहीं करता, वेस्ट तो बेटा वैक्यूल्स के थ्रू बाहर चला जाएगा। ये सेल के अंदर जो भी चीजें हो रही है, सेल को खाना पीना जो मिल रहा है बाहर से, प्रोटीन या लिपिड के फॉर्म में, तो वो डाइजेस्ट भी तो होगा। समझ रहे कि नहीं? तो डाइजेशन सेल के अंदर, मैंने क्या बताया, कल बताया था आपको कि सेल के अंदर वो सारे प्रोसेस होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। ठीक? तो सेल के अंदर सब मतलब डाइजेशन भी तो होगा, रेस्पिरेशन करता है। चलिए अब यहां पे इस चीज को आगे बढ़ाते हैं।
ध्यान दीजिए, आपका जो क्वेश्चन है अभी क्लियर हो जाएगा बेटा। अभी मैंने बताया सेल के ऑर्गेनेल्स एंड वर्क, सभी ऑर्गेनेल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं अभी तक। अब हम बात करते हैं कि सेल के कौन कौन से ऑर्गेनेल्स कौन कौन सा काम करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे ध्यान से सुनिएगा ताकि मैं इसका कारण भी बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं बेटा, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, पावर हाउस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करके सभी सेल्स के पार्ट को काम करने के लिए प्रेरित करता है, काम करने को कहता है। इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। हिंदी में बोलते हैं बेटा ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब बात करते हैं हम लाइसोसोम की। लाइसोसोम, इसके अंदर क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। तो ये क्या करता है, डाइजेशन करता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डाइजेशन करता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं बेटा इसको सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े थे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है बेटा, मैंने अभी बताया आपको, खाना बनाने का काम होता है ना। किचन ऑफ द किचन सेल। ऑफ सेल, किचन फैक्ट्री ऑफ द नहीं किचन ऑफ सेल। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन अगर आप लोग आगे एग्जाम देंगे तो ध्यान दीजिएगा, एक होता है बेटा किचन ऑफ सेल, एक होता है किचन ऑफ प्लांट। ध्यान दीजिएगा, किचन ऑफ सेल बोलते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट को, लेकिन किचन ऑफ प्लांट बोलते हैं लीफ को। समझ में आया बात? क्योंकि लीफ में होता है खाना बनता है, हाँ लीफ में खाना बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट ऑफ सेल, सॉरी मतलब किचन ऑफ प्लांट। लेकिन किचन जो लीफ के अंदर जो सेल्स हैं वो क्लोरोप्लास्ट के कारण से खाना बनते हैं, इसलिए वो लोग क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, किचन ऑफ सेल। क्लियर है? अब बात करते हैं Yes, sir. इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो अभी थोड़ा देर पहले हम पढ़े। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं स्केलेटन ऑफ सेल, स्केलेटन ऑफ सेल। क्योंकि आपने देखा अभी कि सेल के अंदर जो सेल का एक स्ट्रक्चर मेंटेन होता है, उसके अंदर इसका बहुत नेटवर्क होता है, जिसके कारण सेल जल्दी कोलैप्स नहीं करता है। ठीक है ना, इसके कारण उसको क्या बोलते हैं, स्केलेटन ऑफ सेल। बात करते हैं हम लोग आगे न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि बेटा ब्रेन क्या करता है, जैसे हमारे ब्रेन जो है हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे नर्वस सिस्टम पूरे ब्रेन से लेकर के आई या फिर सब कुछ जो हम लोग सुन रहे हैं देख पा रहे हैं, तो ये सभी नर्वस सिस्टम मिलकर के हमारे पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं कि हमको क्या करना है नहीं करना है। जैसे मान लीजिए अभी आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मैं कुछ बच्चों को कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, फिर उस बीच में मतलब टेक्निकली क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको भी सॉल्व करना होता है। तो ये सभी कहाँ से हो रहा है, हमारा ब्रेन कह रहा है उसको करने के लिए। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम या ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि पूरे सेल का जो कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, न्यूक्लियस के अंदर की बात हमने थोड़ा सा नहीं की थी, तो उसको मैं कर दे सर, रहा हूं प्लीज। क्रोमोप्लास्ट के बाद सर एक और आता है ना, ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज के लिए। जी सर। हाँ देखो बेटा, चलिए यहाँ पे बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियस के अंदर की बात करें तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर एक बहुत ही डेंस पार्ट होता है बेटा, पूरे बॉडी का, ये पूरे सेल का सबसे डेंसाइल पार्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियोलस। और इसको एक और टर्म दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ये हमारा पूरा क्या है, न्यूक्लियस है ही। समझ में आ रही बात आपको, ये वाला
और इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस है, इसलिए लोग बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस। किसको? न्यूक्लियोलस को। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन। और इसके अंदर आपके राइबोसोम भी पाए जाते हैं। क्लियर? राइबोसोम भी पाए जाते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है यहां पे, समझ लीजिए। ये तो आपको समझ में आ गया ना, ऑर्गेनल्स के काम के आधार पर प्रमुख रूप से उसको क्या बोला गया है। जी सर जी। चलिए अब हम बात करते हैं डबल मेम्ब्रेन। जनरली जो ऑर्गेनल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जनरली जितने भी कोशिकांग है, कोशिका के अंग है, वो सभी आपके जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, लेकिन डबल मेम्ब्रेन जो होते हैं वो 3 होते हैं। ठीक है, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके जो झिल्ली होती है वो डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा होता है आपका न्यूक्लियस, और तीसरा होता है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये जो होते हैं बेटा, ये तीनों जो होते हैं, इनमें सबसे खासियत बात, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं और इनका अपना राइबोसोम होता है, अपना डीएनए होता है। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। तो ये हमारा सेल कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई पोर्शन आपको समझ में ना आया हो, या आपको लग रहा हो कि सर ये चीजें छूट गई, वो चीजें छूट गई, तो फिर आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं।